नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र और सवाल तो बनता है में आपका स्वागत है। आज हम राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दें उन्होंने अपने अमेरिका दौरे में क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर बातें की। उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं हैं। राहुल गांधी ने अपने बयानों में चीन की तारीफ की। चीन की तारीफ तो सही, पर भारत की कमियां अमेरिका में गिनाना कितना सही है? क्या कांग्रेस उनके बयानों से सहमत है कि भारत की कमियां दूसरे देशों में जाकर गिनाई जाए? अब आपको बताते हैं कि राहुल ने आगे क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा रोल भारत की राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता लाना है। उन्होंने स्किल को लेकर कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि देश में यानी भारत में स्किल की समस्या है। मेरे ख्याल से यह स्किल की नहीं बल्कि स्किल वालों को जो कम इज्जत मिलती है वो समस्या है। तो राहुल का कहना है कि भारत में स्किल की इज्जत नहीं है। जब हम विकासशील देश से विकसित बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हुनरमंद युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो ये बयान उनका कितना जायज है। साथ ही उन्होंने अपनी बात रखते हुए आरएसएस और बीजेपी पर भी जमकर हमला किया। वही कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। मतलब ये कि राहुल क्या पहले पप्पू थे, अब नहीं है? तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि राहुल ने अमेरिका में क्या कुछ कहा। तो राहुल गांधी की वो बड़ी बात है, अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में ऐसा क्या कुछ कह दिया जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। और आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम भी यहां मौजूद हैं। तो राहुल गांधी का जो चाइना में प्यार झलका है और वहां साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। सब कुछ मतलब बात समझिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप जो कपड़े पहनते हैं, आपकी जो मेज है, फर्नीचर से आपके टीवी, मोबाइल, सबके पीछे एक टैग लगा है जिसपे लिखा है मेड इन चाइना। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की दिक्कत है। बेरोजगारी पर बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में रोजगार की दिक्कतें हैं और अपने काम, अपनी बड़ाई करते हुए उन्होंने कह दिया कि मेरा काम राजनीति में प्रेम लाना है। राजनीति में किस तरह से प्रेम लाया जाए उस पर मैं काम करता हूं। भारत की राजनीति पर बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि भारत की राजनीति पर बोलने से पहले सुनना होगा। भारत जोड़ो यात्रा पर भी राहुल गांधी बोलते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों तक पहुंचना था इसलिए मैं पैदल चला। भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोगों तक पहुंचने का एकमात्र यही जरिया था उनके पास। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीन से सीखना चाहिए, यानी भारत को चीन से सीखना चाहिए कि कैसे रोजगार को डेवलप किया जाए, कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए। नई तकनीक नई नौकरियां लाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्किल वालों को इज्जत नहीं मिलती है। भारत पर एक बड़ा सवाल उठाया है कि भारत में जिन लोगों के पास स्किल्स हैं उनको इज्जत नहीं मिलती है और सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। अमेरिका दौरा राहुल गांधी का और उस दौरे के बाद पूरे देश भर में चर्चा। अब आइए कुछ सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इंडिया के सवाल है, आपको बता दें विदेश में जाकर भारत की बुराई करते नजर आए हैं, आखिर उन्होंने क्यों किया है? इंडिया हेड के सवाल है और कुछ सवाल हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। विदेश में जाकर भारत की बुराई क्यों? सवाल यह है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश की बुराई जब आकर वैश्विक पटल पर आप करते हैं तो सवाल तो बनता है अमेरिका में चीन की तारीफ क्यों? चीन जो भारत का दुश्मन है, लगातार कांग्रेस भी कहती है, उसकी तारीफ आखिर वैश्विक पटल पर क्यों? भारत कई मोर्चा पर सफल पर उनकी चर्चा क्यों नहीं? भारत में और भी ऐसी बातें हैं जिन पर भारत सफल लेकिन उसकी चर्चा क्यों नहीं? उसके साथ ही भारत की संसद के बारे में ऐसी बातें क्यों कह गए राहुल गांधी वहां? बड़ा सवाल है। भारत के एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल क्यों उठाए हैं? तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में जिस तरह से राहुल का चीन के प्रति प्रेम झलका है, सवाल तो बनता है। सवाल इसलिए क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया उन्होंने, बीजेपी पर पलटवार किया, आरएसएस को लेकर सवाल उठाया, कहा कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई है।
सवाल ये कि चीन की तारीफ अमेरिका में कितना सही, देश की शिक्षा पर सवाल और बीजेपी पर प्रहार करते तो चल भी जाता, लेकिन देश की तमाम गतिविधियों पर जब आप वैश्विक पटल पर सवाल उठाते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं, हमने पहले भी देखा और उस पर भी हमने चर्चाएं की, तमाम डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, निष्कर्ष भी निकले उनके। लेकिन हालांकि बीजेपी तो अब सवाल उठा रही है और तमाम वो पार्टियां सवाल उठा रही हैं जिन्हें राहुल गांधी के ऐसे बयानों से दिक्कतें आई हैं। तो चीन से प्यार, बीजेपी आरएसएस पर वार। चीन, जैसे कांग्रेस भी लगातार कहते आई है कि भारत का दुश्मन देश है, दुश्मन देश की वैश्विक पटल पर बड़ाई और अपने देश में अपने देश की बुराई या अपने देश के प्रति ऐसी बातें, आखिर सवाल तो बनता है। और इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक वत्स, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, उसके साथ ही रोहित यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक दौरा राहुल गांधी का और उस दौरे में ऐसी बातें और उन बातों पर चर्चाएं आखिर क्यों। चलिए, आलोक वत्स बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही रोहित यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। थैंक यू। रोहित जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का जो बयान है अमेरिका दौरे के दौरान, उस पर ही चर्चाएं लगातार बनी हुई है। सवाल ये कि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी एक आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जब भी देश से बाहर जाते हैं, विदेशी दौरों पर होते हैं, तो देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस आरोप का जवाब सबसे पहले हम आपसे लेना चाहते हैं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसके जवाब इस परिप्रेक्ष्य में दिए जा सकते हैं कि आपने वो सवाल मुझसे किस पर्टिकुलर एक जो उनका स्टेटमेंट है उसके बिहाफ में पूछा है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप सबने वो पूरी स्पीच सुनी है, जो पूरी स्पीच उन्होंने शुरू से आखिरी तक दी। उन सभी स्पीचों के कुछ कुछ हिस्से निकालकर अगर उसके आधार पर सवाल बनाए जाएंगे तो फिर ये बात सही साबित नहीं हो पाएगी, क्योंकि सच अगर अधूरा है, कम है, तो भी वो सच नहीं बचता है। फिर मैं तो आपको एक बात सही कहना चाहूंगा कि आसमानों से अगर फरिश्ते भी उतारे जाएंगे इस दौर में, अगर वो सच बोलेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, कहाँ कहा है, उसको पूरा देखना होगा, हमें एक साथ देखना होगा, तब जाकर हम सही किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे। क्या वास्तव में उन्होंने ऐसी कोई बदनामी करने वाली बात कही है? मैं आज मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी है। उस पूरी स्पीच की जो शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी बात करते हैं। मोहिंदर सिंह जी जब उनको हैंडओवर करते हैं तो वो बताते हैं उनको कि एक नेता विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो वो उससे आगे बढ़ के एक बात कहते हैं कि उनको लगता है कि लव, रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी, ये तीन उनकी प्रायोरिटी है जो कि देश में जिसकी कमी दिख रही है। और मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व है वो सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध करना, सत्ता पक्ष को किसी भी तरह से नीचे दिखाना नहीं है, अपितु देश में जो माहौल है उस माहौल को बदलना, समरसता बना के रखना। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब जो है वही भारत का है। हम एक स्टेट्स, हमारे भी यूनाइटेड स्टेट्स की जैसी स्थिति है, हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसको यूनाइट करके हमने एक इंडिया, एक कंट्री बनाई है। भारत हमारा देश है, बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारी भाषाएं हैं। उन्होंने साथ में ये भी बात कही कि हम किसी भी एक भाषा को, किसी भी एक प्रदेश को, किसी भी एक मजहब को, किसी भी एक धर्म को, किसी भी एक संप्रदाय को किसी एक से कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, उसकी विविधता ही मायने रखती है। और भाजपा और आरएसएस के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये डिवाइड एंड रूल वाली जो बात है कि हम किसी एक को बोले ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तो वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ, कांग्रेस की कोई भी विचारधारा नहीं सहमत है, ये हमारा संविधान भी नहीं कहता है। हम हर एक को बराबरी की निगाह से देखें। आज उन्होंने जो बात कही है वो वास्तव में विवेकानंद जी की बात कही है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है
कि सारी दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं वो सब एक साथ मिलजुल कर रहे, सभी को बराबरी का अधिकार हो, किसी को किसी से कमतर या किसी को किसी से बेहतर न नापा जाए। तो ठीक मुझे है, नहीं ठीक है पता रोहित कि जी, उनको पर्टिकुलर ठीक है रोहित जी, किस आपके एक आपके सवालों के कंटेंट से जवाब। आलोक परेशानी है। आलोक वत्सी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। आलोक जी, राहुल गांधी ने अपने अमेरिका में अपने भाषण के दौरान ऐसा क्या कुछ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को और आपको ऐसा लग रहा है कि देशद्रोह की बात कर दी उन्होंने, उनके अंदर देशभक्ति नहीं है? आलोक जी। देखिए राघवेंद्र जी, राहुल गांधी परिपक्वता आई है, एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बचकानी हरकतें करते रहते हैं और कर देते हैं। जिस समय G20 का समिट चल रहा था, देश में विभिन्न देशों के राजनयिक, विभिन्न देशों के प्रमुख नेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो जैसा कि अभी रोहित यादव जी कह रहे थे, हम वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं। उस समय राहुल गांधी जी को यहाँ पर उनका आदर सत्कार करना चाहिए, तो वो विदेश चले गए और विदेश में भी ऐसी जगह गए, ऐसे लोगों के साथ बैठ के भाषण देने लगे जो ध्रुव भारत विरोधी। क्या ये शोभा दे रहा था? गलत क्या कहा? सवाल यह है कि कांग्रेस भी ये पूछ रही है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया, क्या कुछ गलत कह दिया? उन्होंने तो यही तो कहा कि हाँ। मैं G20 के समय की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जितनी भी बातें कही सब भारत के खिलाफ हुई और विदेश की धरती पर दौरे पे बात उन करने से बेहतर विदेशी होगा आलोक जी। ताकतों के साथ मिलकर बोली जो भारत विरोधी हैं। आलोक जी, अभी की बात कर लीजिए। अभी जब अमेरिका दौरे पर हैं तो वहां ऐसा क्या और कुछ कह अभी दिया? जब वो गए, आपके बड़े नेता ऐसे चाइना बयान दे के- रहे हैं। हाँ बताइए आलोक जी। चाइना की प्रशंसा करना कहाँ तक सार्थक है? पूरा भारत जानता है कि चाइना भारत का कितना बड़ा दुश्मन है। उसकी सराहना करना, यहाँ की अंदरूनी बातों को वहां जाके उजागर करना, यहाँ इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है। अरे आपके घर में कोई बाहर का आदमी आता है तो आप अपनी कमियां छिपाकर भी उसके सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये बाहर जाके अपनी बकिया। तो जिन बिंदुओं पर बात कर रहे थे राहुल जी, आलोक जी राहुल जी जिन बिंदुओं पर वहां बात कर रहे थे, क्या आप मानते हैं क्या कि घर के अंदर कमी है? वो सारी चीजों की कमियां हैं हमारे अंदर? एक उभरता हुआ इकोनॉमी है। नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन के अर्थव्यवस्था में खड़ा है और उनके इस टर्म के पूरा होते होते तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें हैं जिसे सुधारनी है, जिसके सुधारने की कवायद में हम लगे हुए हैं। पूरी तरीके से अभी सुधरा नहीं। उन चीजों को बाहर ले जाके उजागर करना। चलिए रोहित जी, क्यों बाहर उजागर करते हैं? आपके घर की बात है, घर में ही उसको सेटल कर लेते हैं। बाहर जाकर वैश्विक पटल पर इस तरह की बातें करना कि हमारे देश के अंदर ये चीजें हैं, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि क्यों बाहर ऐसे, और एक बार नहीं बार बार करते नजर आते हैं राहुल। रोहित जी, मैं अपने मित्र आलोक जी से पूछना चाह रहा था, पहले भी मैंने अपने वक्तव्य में ये कोड किया था कि वो ऐसे कौन सी पर्टिकुलर बात है जो उनको आहत कर गई है। समस्या बहुत बड़ी है हमारी भाजपा के मित्रों के साथ कि वो कभी भी किसी बात के मर्म तक नहीं पहुंचना चाहते। वो इतने धैर्यवान ही नहीं बचे हैं कि वो राहुल जी की पूरी बात को सुने, समझे, उसके मर्म को जाने कि उन्होंने वास्तव में वो बात किस परिप्रेक्ष्य में, कहाँ पे, किस परिदृश्य में कही गई है। समस्या यही खड़ी होती है कि क्या वो कमजोरी की बात कर रहे थे या अपने आप को सुधारने की बात कर रहे थे। ये नजरिए का फर्क है। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे अंदर क्या कमी है और अगर हम उसको परिवार में कहीं बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वो IOC पे चर्चा कर रहे हैं, जिसे बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है विदेश में जाके, तो मैं बात कहना चाहूंगा, अगर इतिहास ही खोद रहे हैं तो मोदी जी के भी बहुत अच्छे संबंध है चाइना से। फिर मोदी जी ने भी बाहर जाके कहा था कि लोगों को शर्म आती थी भारत में पैदा होने में। तो इन बातों का कोई सार नहीं है। हाँ, अगर हम प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, सकारात्मक विचारधारा में अगर हम बात करना चाहते हैं, तो हमको ये जानना बहुत आवश्यक होगा कि हमें कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा वक्तव्य है जो आहत कर गया, जो हमारे लिए हानिकारक हो गया, या भाजपा को लग रहा है
कि पर्टिकुलर उसके लिए हानिकारक हो गया है। देखिए, झूठ इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि कल को वो झूठ का अंधेरा हमें ही खा जाए। अच्छा रोहित जी राहुल कहते नजर आए कि सब कुछ मेड इन चाइना है भारत में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जिस मेज पर बैठे हैं क्या वो मेड इन चाइना है? क्या आपके शर्ट के पीछे जो टैग लगा है वो क्या मेड इन चाइना उस पर लगा हुआ है, या जो आप फोन यूज कर रहे हैं क्या उसमें मेड इन चाइना है क्या? अगर है तो बताया दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ, और आप जो अभी भी, मैं टेलीकॉम में मैंने प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे बरसों काम किया है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जिस नेटवर्क पे हम और आप बात कर रहे हैं इस वक्त, वो 100% चाइना पे डिपेंडेंट है। जो मोबाइल और जो टेक्नोलॉजी आपके पास है उसमें जितने इक्विपमेंट लग रहे हैं, उसके सारे आईसी से लेकर के नेटवर्किंग इक्विपमेंट से लेकर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सारे कुछ जो है वो चाइना में बने हुए हैं। ये सच है, और इसको हमको चैलेंज समझ के स्वीकार करना चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। बल्कि हमारे देश में तो हम ऐसे व्यापारियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो सिर्फ ट्रेडर्स हैं। हम रिसर्च पे हमने हमारा अपना बजट कम कर दिया है। ये बात संसद में उठाई गई है कि रिसर्च पे तो बजट मत कम करिए, कम से कम, जो कि जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हम प्रोग्रेसिव कंट्री है, ये हम बात मानते हैं, मगर हम प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेस कैसे बनेंगे? चलिए आलोक जी आपका रुख करना चाहते हैं। आलोक जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए इनका कहना है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स लाकर उनको हम असेंबल कर रहे हैं भारत में, बस तो सीखना चाहिए चाइना से। गलत क्या है? अगर वैश्विक पटल पर भी राहुल गांधी ने ये बात कह दी आलोक जी, तो इससे हमें सीखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं ये रोहित जी। ये एक चीज बताइए राघवेंद्र जी, आज जो भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, विश्व में हमारा दूसरा स्थान हो गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ इंडियन कंपनीज भी धड़ल्ले से मोबाइल बना रही हैं और बाजार में उतार दिए हैं। उनके सारे इक्विपमेंट्स लगभग मेड इन इंडिया है। विदेश में जो हमारी सैन्य शक्ति थी, डिफेंस, उसमें हम अब पहले सिर्फ इंपोर्ट करते थे, अब हम 1,27,000 करोड़ हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं डिफेंस में, और सब मेड इन इंडिया है। चौतरफा मेड इन इंडिया चीजें बन रही हैं। इलेक्ट्रिक गुड्स हो, लोग देख के लेवल लेके खरीद रहे हैं, चाइना का है नहीं लेंगे, इंडिया का है पंखा दे दो। तो इंडिया में धड़ल्ले से मेड इन इंडिया की सामान बन रहा है। ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन एक सवाल और महत्वपूर्ण राहुल गांधी वहां कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत की दुकान चला रही है, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, और ये कह रहे थे कि तानाशाह को खत्म कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट निशान आपके तरफ था आलोक जी। देखिए, अगर मेरे मित्र रोहित जी बुरा ना माने तो देश में परिवारवाद को पूजने वाले वंश दर वंश कौन लोग हैं? अब तो इनको प्रियंका गांधी के पुत्रों को भी पूजना चालू कर देना चाहिए। उसके अलावा तो इनको कोई दूसरा नजर आता ही नहीं है जो देश संभाल सकता है। तो इसलिए तानाशाह कहना उस पार्टी के नुमाइंदा को जहां सड़क पर का आदमी भी शीर्ष का नेता बन सकता है, एग्जाम्पल है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का पद हो, 30 वर्षों का सामाजिक वातावरण में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जूझने वाले व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तब जाकर उन्हें प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का मौका मिला है। ठीक है आलोक जी, आपसे इस बात पर भी टिप्पणी चाहेंगे, संक्षिप्त में सुन लीजिए आलोक जी। एक सवाल इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को एक साथ देखा गया, एक साथ कहीं ना कहीं वो पेरेंट है उनके, आरएसएस को माना भी जाता है, अभी मानते हैं, और लगातार हमने देखा भी आरएसएस का कितना इफेक्ट है भारतीय जनता पार्टी में। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस का जो है वो शैक्षणिक संस्थानों पर एक तरफा कहीं ना कहीं कब्जा होते जा रहा है। तो इस बयान पर मैं चाहता हूँ कि आप टिप्पणी कर दें, फिर रोहित जी आपके पास आते हैं। देखिए, अगर विश्व में राष्ट्रभक्ति सिखाने वाला कोई सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के भाषा के प्रति प्रेम, राष्ट्र की संस्कृति के प्रति प्रेम,
राष्ट्र के आचार विचार के प्रति प्रेम, राष्ट्र के पर्व त्योहारों के प्रति आदर, अगर ये भाव कोई सिखाता है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक। और हमें गर्व से कहना पड़ता है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक। ठीक है आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है रोहित जी, आपका रुख करते हैं आरएसएस वाले सवाल पर आपसे टिप्पणी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आरएसएस पर जिस तरह से टिप्पणी करते आती है कांग्रेस, आप वो तस्वीर याद करिए कि जब जवाहरलाल नेहरू ने पहली कैबिनेट बनाई थी, रोहित जी आपके तो संज्ञान में होगा ही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट में स्थान मिला था जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मंत्रिमंडल में। तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू और ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस के रहे हैं उनका आरएसएस के बढ़िया साठगांठ रहा है, उठना बैठना रहा है, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान रहा है। अब राहुल गांधी इस तरह का जब आरोप लगाते हैं तो मैं चाहता हूं इस पर आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया रखें। रोहित जी देखिए, मैं आलोक जी को जिस बात पे गर्व है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि मैंने 2014 से 2017 तक अपनी नौकरी छोड़ने के बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सक्रिय सदस्य रहा हूं और मैंने प्रांत स्तर पर उनके लिए कार्य किया है। तो उनकी विचारधारा और कार्य पद्धति में दोनों से बहुत अच्छी तरह से अवगत हूं। अब रही बात नेहरू जी का आपने चर्चा किया, तो एक विशाल हृदय और विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देने का, वहां स्थान देने का मतलब ही ये था कि वहां पे विपक्ष का भी कोई ना कोई व्यक्ति और उसका प्रतिनिधित्व रहे, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। आपके एक शब्द पे मुझे आपत्ति है, उसको अन्यथा ना लीजिएगा। आपने कहा कि नेहरू जी की साठगांठ रही है, ये शब्द शोभा नहीं देता उतने बड़े व्यक्ति। मंत्रिमंडल में क्या कहेंगे, साठगांठ ही तो कहेंगे, विपक्ष को देना मौका। इस पर अगर आज के परिवेश में, जिस तरह से आप पहले के परिवेश में रोहित जी बात करते हैं, तो साठगांठ ही कह सकते हैं उसको। नहीं, साठगांठ का मतलब समझिएगा हिंदी साहित्य में उठा के, साठगांठ का मतलब होता है कि किसी के साथ किसी भी अनैतिक कार्य के लिए भी। तो ये जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए रोहित जी, वो नेहरू वाला जो विशाल हृदय है वो क्यों नहीं राहुल गांधी में देखने को मिल रहा है? आखिर उसी विचारधारा को तो वो भी लेके चल रहे हैं। इस तरह के सवाल और इस तरह के आरोप उस विचारधारा पर, जिस विचारधारा से आप भी 10 साल जुड़े रहे हैं, इस पर तो आपको भी सवाल खड़े करने चाहिए रोहित जी, क्योंकि आपने स्वयं कहा कि आप स्वयं सारे प्रणाली, सारी पद्धति को आप बढ़िया से जानते हैं। आपको तर्कशील ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छोड़ के कांग्रेस में क्यों आया। पूछने ही वाला था। अब जब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पहुंच गए थे, मैं आपसे सवाल लेने ही वाला था कि आखिर आपके हृदय में क्या, कौन सी धारा प्रस्फुटित हो गई कि आपने आरएसएस छोड़ दिया? जी हाँ, मेरे जैसा व्यक्ति जो अपना पूरा एक कैरियर छोड़ के आया है, कॉर्पोरेट का कैरियर छोड़ के, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा था। मैं मोदी जी से प्रभावित था बहुत, मगर जब वहां की कार्यशैली देखने के बाद, वहां के भेदभाव देखने के बाद, उनका जिस ढंग की विचारधारा है, देश को जिस तरह से बांट के आगे अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, वो मेरे लिए बहुत आघात करने वाला था। मैंने उसी कारणों से वो छोड़ा था। मैं एक संकीर्ण 10 साल लग गए आपको रोहित जी ये सारी चीजें समझने में? 10 साल? 10 साल नहीं, 2014 से 17 तक रहा हूं मैं। अच्छा, 3 साल। जी, बात 17 से आज 24 तक आप उठा के पूछ लें, किसी से भी मेरे इतिहास के बारे में जान लें, वो यही बताएगा कि मैंने एक विचारधारा के लिए समर्थन किया है। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं रहा, ना वहां पे था ना यहाँ पे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिस सम्मान से नवाजा है, मैं उसे शिरोधार्य करता हूं। मेरे बुरे से बुरे संघर्ष के वक्त में अगर कोई मेरे साथ उस विचारधारा का व्यक्ति खड़ा रहा तो वो कांग्रेस का व्यक्ति था। उसमें भाजपा और आरएसएस के लोगों ने मेरे ऊपर सिर्फ दबाव बनाने का काम किया था और कुछ नहीं था। चलिए ठीक है रोहित जी, हमारे साथ कंप्लीट कर ले, आप कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा था। वो जो राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि इस राष्ट्र के बंटवारे में सबसे बड़ा हाथ किसका था। अगर वहां से मुस्लिम लीग थी, तो यहाँ से भी हिंदूवादी पार्टियां थी, जिन्होंने एक संकीर्ण मानसिकता के साथ देश को बढ़ने देने के लिए प्रोत्साहित किया था कि हाँ, एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये जो बातें हैं आप इतिहास से उठा के देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये एक बहुत ही विचित्र समय है कि यहाँ ये झूठ को इतना सच बताते हैं, इतने बार झूठ बोलते हैं कि उसको सच की तरह स्थापित करने में लग जाते हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है रोहित जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर पाठक जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पर। और स्वागत के साथ सवाल ये जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से आज राहुल गांधी का चाइना के प्रति अमेरिका में प्यार दिखा है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। मैं चाहता हूं इस पर आपकी प्रतिक्रिया हो जाए। पहले सर्वेश्वर जी। सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, राहुल गांधी जी को प्रमोट किया जाता है,
उन पे करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी ओवरसीज ट्रिप मैनेज की जाती है और उनका जितना भी जहां भी लेक्चर होता है सब पेड होता है। अब चाइना प्रेम आज का नहीं है। आपने, हमने और पूरे भारतवर्ष के सभी लोग जानते हैं कि जब यूपीए 1-2 थी तो चाइना के साथ क्या सीक्रेट डील किया गया था, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी थे। अगर डेलीगेशन लेवल पे किसी भी देश के साथ कोई भी पेपर साइन किया जाता है तो देश के मंत्री, न राहुल गांधी की हैसियत उस समय क्या थी, एक एमपी की, एक सांसद की, माननीय सोनिया गांधी जी की जो थी वो भी एक यूपीए की भले चेयरमैन हो, लेकिन उनका कोई रोल नहीं। तो ये चाइना प्रेम आज से राहुल गांधी का नहीं है। रही बात कि सब कुछ चाइना मेड है, केवल इंडिया और भारतवर्ष में ही सब कुछ चाइना मेड नहीं है। आपके किचन से लेके आपके घर के टॉयलेट से लेके चारों तरफ मेड इन चाइना भरा पड़ा है और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार। 55 से 60 साल तक आपने भारतवर्ष में शासन किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। रेल बनाया, गेल बनाया, इंडियन ऑयल बनाया, इसरो बनाया, सब बनाया, सेल बनाया, लेकिन उसको कछुए की गति से क्यों चलाया? डीआरडीओ बनाया। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी गति से किया होता तो हम चाइना को आज टक्कर जो दे रहे हैं वो पहले से दे रहे होते। आखिर चाइना हमसे आगे कैसे बढ़ा? हिंदी चीनी भाई भाई करके तो आपने देश का इतना बड़ा भूखंड दे दिया चाइना को। तो ये चाइना का प्रेम तो आज से नहीं है, उनके नाना जी के समय से है। और उसके बाद जब उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने भारतीय सर्वेश्वर जी, संसद में, सर्वेश्वर जी मुझे बात रखने दीजिए, समय की थोड़ी सी कमी, मैं चाहता हूं संक्षिप्त में वो बातें रखने जो बेहद जरूरी है। पाठक जी, मैं वही बात तो रख रहा हूं ना। आपने कहा कि चाइना प्रेम, मैं वही तो कह रहा हूं कि वो उसी समय से चला है। दूसरी बात, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इन चाइना कॉन्सेप्ट लेके आई, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आई। उसका जो लोगो आया उसमें शेर था। राहुल गांधी जी ने उसका भी पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया, बाहर आया कि वो जो शेर है वो तो दहाड़ता ही नहीं है बब्बर से। आपको याद होगा किस तरीके से मजाक उड़ाया। तो जब आप अपने यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर देश में काम करते हैं तो आप उसको गाली दोगे, आप उसको नीचा दिखाओगे, उसके बाद आप ये साबित करोगे कि हर चीज मेड इन इंडिया है। भाई 10 साल पहले, अब 15वां साल में बीजेपी की सरकार चली गई है। 10 साल पहले 2004 लेते हैं रोहित जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। सर्वेश्वर जी, आपने अपनी बात रखी। सर्वेश्वर जी, इंडिया को क्यों नहीं? सर्वेश्वर जी, चलिए आखिरी प्रतिक्रिया रोहित जी से ले लेते हैं, फिर छोटी सी टिप्पणी आपसे लेंगे, बहुत 30 सेकंड का। रोहित जी, सवाल ये है कि मेड इन चाइना से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत हुई मेक इन इंडिया से, मेक इन इंडिया के लोगों से, मेक इन इंडिया की प्रणाली से। और सवाल ये, जिस तरह से सर्वेश्वर जी ने भी लगातार ये सवाल उठाया आपके सामने कि जिम्मेदार तो आप भी है ना, सरकार तो आपकी भी थी ना, तो क्या उस समय ये सारी चीजें बहुत सही तरीके से चल रही थी? मेड इन चाइना क्या बहुत दूर चला गया था, जिस पर सवाल आप उठा रहे हैं? जवाब दीजिए रोहित जी संक्षिप्त में। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि सर्वेश्वर जी ने पता नहीं ये कैसा आधा अधूरा इतिहास पढ़ा है जहां उनको ये जानकारी नहीं है कि चाइना के विरुद्ध युद्ध कांग्रेस की सरकारों ने लड़ा था। पहली बात। दूसरी बात, वो बता रहे थे गेल चलाया, भेल चलाया, रेल चलाया। अरे उनसे ये पूछो वो जिस दिन जन्म लिए थे उनसे लगे थे क्या? समय लगा उनको भी, जब तक वो व्यस्त नहीं हो गए या युवा या किशोर नहीं हो गए तब तक उनको चलने पे पहले सीखना होगा ना। पहले पैरों पे चलोगे तब तो आगे चल के दौड़ोगे। कि पहले दिन से आप नवजात शिशु थे और आपने दौड़ना शुरू कर दिया था। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब एक स्वतंत्र पत्रकार इस तरह की बात करता है, एक पक्ष की बात करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे ठीक है। सर्वेश्वर जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया, आप पर सवाल है। सर्वेश्वर जी, आपसे सवाल, आखिरी सवाल और आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में खत्म करिएगा, समय की कमी हमारे पास। सर्वेश्वर जी, तो जब आप कछुए की चाल से चले तो फिर आप दूसरों पे आरोप क्यों लगाते हो कि हर कुछ यहाँ चाइना का है? चाइना हमारे ही समय में हमसे कई गुना आगे निकल गया। आपके समय में जो का फॉरेक्स रिजर्व था कितना है? आज 680 बिलियन डॉलर से ऊपर का फॉरेक्स रिजर्व है। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है भारत। आपके समय में तो फ्रेजाइल इकोनॉमी की संज्ञा दी गई थी। आप 10वें स्थान पे थे। 10 साल पहले की बात बताओ, उस समय देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। पत्रकार कम, भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा हैं। अपने देश के अगर उद्योगपति आते हैं, आज तो ब्रह्मोस मिसाइल को हम बाहर भी बेच रहे हैं।
आर्मेनिया को हथियार बेच रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ राइफल बन रहा है। रोहित यादव जी, दे आपका रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ सर्वेश्वर जी, हमें यहाँ खत्म करना होगा, समय की हमारे पास कमी है थोड़ी सी। सर्वेश्वर पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक वत्स, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा इस बात पर हुई कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दे दिया अमेरिका में कि सब कुछ मेड इन चाइना है, चाहे फर्नीचर हो, चाहे आपके शर्ट हो, चाहे शर्ट के पीछे लगा कोई टैग हो, फोन हो, मोबाइल फोन हो, फर्नीचर हो, सब कुछ मेड इन चाइना है। हालांकि जिस तरह से सवाल ये भी उठ रहे थे कि सरकार तो उनकी भी थी, उनको मेक इन इंडिया से भी दिक्कत है, मेड इन चाइना से भी दिक्कत है। अब देखना होगा कि ये जो बयानबाजी का जो सत्र चला है वो कहां तक जाता है। फिलहाल चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहे इंडिया हाइट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।